अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फिक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। देश बदल रहा है, ये एक जुमला ऐसा आया था जिसमें यह बताया गया था कि हिंदुस्तान बदल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत ज़रूर करवट ले रही है। कुर्सी बचाओ की मुहिम जिस तरीके से पूरे देश भर में, हिंदुस्तान भर में देखा गया, तो जो तेज़ की गई है उसमें नीतीश कुमार भी उसका हिस्सा बने, अजीत पवार भी उसका हिस्सा बने, एकनाथ शिंदे भी उसका हिस्सा बने। बहरहाल हो रहा ये कि किसी ना किसी तरीके से अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए किसी को ईडी के नाम पे, किसी को आईटी के नाम पे, किसी को सीबीआई के नाम पे बहरहाल दबोचने की एक कोशिश हो रही है। मगर बात यही है कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आइए देखते हैं देश बदल कैसे बदल रहा है। अगर बदलने की बात सियासी लोग कर रहे थे तो वो कुछ और मानों में हो रही थी, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो किस तरह हिंदुस्तान या हमारा मुल्क बदल रहा है, इसके ऊपर नज़र डालें तो अभी इस हफ्ते एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया है कि 71% उम्र रसीदा वालिदैन आज तन्हाई और अलहदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके दस्ते रस के बाहर खाना, कपड़े, दवाएं और रहने के लिए भी काफ़ी परेशानी हो रही है। बाथरूम जाने के लिए भी एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है, जबकि सहारा मिलने के लिए काफ़ी मकदार में कम होता चले जा रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली के अलावा पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश का सर्वे किया गया है। 10,000 घरों का सर्वे किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे कैफियत काफ़ी वालिदैन को पेश आ रही हैं। कहीं बेटा परेशान कर रहा है या पैसे ना होने की वजह से उनकी परेशानी बनते चले जा रही है। और ऐसे में कुछ सियासी लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के बीच नफ़रत को और ज़्यादा बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। अगर बचाना ही है तो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है या हिंदुस्तान की संस्कृति का जो पाठ पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाना अहम है बनिस्बत सियासत या अपनी कुर्सी को बचाने के वास्ते। हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं, अगर वो कुछ 15 लाख रुपए का इंतज़ाम करके ऐसे बूढ़े हिंदुस्तानियों के अकाउंट में डाल देते हैं तो उनकी काफ़ी परेशानी दूर हो सकती है। लेकिन 15 लाख तो खैर बहरहाल एक जुमला था जो सब लोग सुने और कुछ लोग बेवकूफ़ भी बन गए और वोट डाल के 10 साल से ये हुकूमत को झेल रहे हैं। अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है वैसे वैसे हर एक का दिमाग अलग अलग चल रहा है। साहब का दिमाग अपनी जगह चल रहा है तो साहब के दस्ते राज जो रफ़ीक़ कार हैं उनका दिमाग अपनी जगह चलता हुआ नज़र आ रहा है। हिम्मत ऐसी हो गई है कि अब ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के बदलने की नौबत आ रही है। बात तो ये है कि राजनाथ सिंह भी कभी खामोश बैठ गए थे, कभी नितिन गडकरी भी परेशान हो गए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा कि अब छोटे सरकार जो हैं, जो आगे वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी परेशानी अब जून के बाद नज़र आने लगी है। लेकिन फ़िलवक़्त अब जो माहौल को गरमाने की या माहौल को सियासी तौर पे उलझाने की कोशिश हो रही है या एक अपने तरफ करने की जो कोशिश हो रही है, वो फिर से बात है CAA और NRC का एक शोशा छोड़ा गया है। जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क होने वाला नहीं है। वही होगा जब जो बिल आई थी वो अभी भी बिल वही बिल होने वाली है। और अगर मेरी माने तो मेरी सोच ये है कि अल्लाह की तरफ से CAA और NRC का शोशा यहाँ पे आया है। कम से कम हम हमारे दस्तावेज़ात में, वोटर ID में, बैंक अकाउंट में, बोनाफाइड सर्टिफिकेट में, बर्थ सर्टिफिकेट में, डेथ सर्टिफिकेट में ये नामों का इंदराज अगर हम सही कर लेंगे तो आज नहीं होने वाला कुछ नहीं है CAA NRC से, लेकिन हमारे दस्तावेज़ात तो कम से कम सही हो सकते हैं। बाकी अगर देखा गया तो हम CAA NRC से किसको परेशानी हो सकती है, हम मान के चलें कि मुसलमान को परेशानी हो सकती है, लेकिन मुसलमान के साथ ऐसे गरीब हिंदू भाई भी हैं जो दलित, SC, ST, BC तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनके घर हर साल एक सालाना तौर पे एक रिवाज बन गया है, वो पानी में डूब जाते हैं। ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार के ऐसे लोग हैं जो दलित समाज के होते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि CAA NRC पे लागू करने की बात आएंगी तो 65% से बढ़ के लोग
बगावत पे उतर जाएंगे और फिर वक्त की हुक्मरान जो हैं उन्हें मार मार के उन्हीं को सीए एनआरसी के तौर पे हिंदुस्तान से बाहर करने की बात भी आ जा सकती है। हिटलर बन के फिर रहे हैं, लेकिन हिटलर बन के फिरने वालों का भी जवाल आ सकता है और आना ही चाहिए। अभी फिल वक्त ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जो लोग जिनके ऊपर जुल्म व ज़्यादती हो रही है वो लोग हिंदुस्तान में आएंगे, उनके लिए हिंदुस्तान का दरवाज़ा खोला गया है, नौकरी भी फराहम की जाएगी। हालांकि हिंदुस्तान के में ही ऐसे कई बेरोज़गार हैं जिनको नौकरी की तलाश है और जो पढ़ लिख कर भी आज परेशान हैं। अगर हम 10% वोट बढ़ाते हैं तो ये सीए एनआरसी हो या कुछ भी हो, इसलिए कि कांग्रेस ने तो अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया है कि वो सीए एनआरसी को जिस तरीके से लागू किया जा रहा है, जिस तरीके का कानून बनाया जा रहा है, उसकी मुखालिफत करने वाली है। तो पॉलिसी एतबार से सीए हो या इंडिया अलायंस हो, वो तो सीए एनआरसी के ख़िलाफ़ है। अगर हम हमारा 10% वोट शेयर बढ़ाते हैं तो 2024 में ये बिल भी रद्द हो सकती है। सीए और एनआरसी के ताल्लुक़ से एक बात ज़रूर है कि कभी कुछ मुकम्मल झूठ भी है या कभी आधा सच भी है या कभी बेवकूफ़ बनाने के लिए जुमलों पे जुमले बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अमित शाह ने बयान दिया था कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। 2019 में कहा था कि हम सीएए की बिल लाएंगे, फिर हम एनआरसी भी लाएंगे। कोई भी घुसपैठा यहाँ पे बच नहीं पाएगा। घुसपैठ कौन है? अगर देखा गया तो जिसके पास दस्तावेज़ात नहीं हैं। क्या दलित के पास दस्तावेज़ात हैं? जबकि जो बात आई है, जो कट ऑफ डेट है, उससे रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो दलित के पास भी ये परेशानी है। जो क़बायली तबक़ात हैं, जिसे लंबाड़े आदिवासी लोग हैं, उनके पास भी दस्तावेज़ात नहीं हैं। तो इससे सिर्फ मुसलमान मुतासिर होने वाला नहीं है, ये लोग भी मुतासिर होने वाले हैं जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं हैं। चलिए आज मान लेते हैं, आज अददी एतबार से बात करेंगे तो 17% आज दलित हिंदुस्तान में रहते हैं। आदिवासी और लंबाड़े या क़बायली तबक़ात के 10% लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में रहते हैं। मुसलमान सरकारी एदाद व शुमार से 14% हैं। ये कुल मिलाकर हो गए 37%। 140 करोड़ की आबादी में 37% को अगर हम मान लेंगे, बीसी को छोड़ के ही अगर हम बात करेंगे तो ये होते हैं तकरीबन 56 से 60 करोड़ के करीब, 60 करोड़ पकड़िए। तो आबादी का एक बड़ा हिस्सा जिसके पास बताने के लिए दस्तावेज़ात नहीं होंगे, तो क्या इनको हिंदुस्तान से बाहर किया जाएगा? अगर हम आसाम की ही बात करेंगे तो आसाम में 19 लाख लोग को सिटीज़नशिप से अलहदा किया गया है, डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से। मेजॉरिटी इसमें मुसलमान नहीं हैं, अगरचे कि आसाम में 30% के करीब मुसलमान रहते हैं, लेकिन इसमें भी मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम तबके की है या हिंदू भाइयों की है, जो जिन पर ये इल्ज़ाम है कि वो कभी बांग्लादेश से भाग के आ गए थे, कभी बर्मा से भाग के आ गए थे। बहरहाल ऐसे लोगों की आबादी ज़्यादा है। हिंदू भाई शहरियत तो ले सकते हैं, ये बात भी कही गई है बिल में, मगर मुसलमान को रोका जाएगा। अगर शौहर घुसपैठा है आसाम में और अगर बीवी हिंदू है और यहाँ की रहने वाली है, जिसके पास दस्तावेज़ात भी रहने के बावजूद भी बच्चे बांग्लादेशी या बच्चे घुसपैठे ही कहीं जाएंगे और उन्हें बाप के साथ दूसरे मुल्क को भगाने की बात हो रही है। अब बात यह है कि भगाने की बात तो कर रहे हैं हम, डाउटफुल सिटीज़न तो बना दे रहे हैं, लेकिन हम अगर चाहें, हम अगर कल ये बोले कि आमिर अली ख़ान आप यहाँ के नहीं हैं, आप पाकिस्तान चले जाइए, तो क्या पाकिस्तान आमिर अली ख़ान को खुशामदीद कह के उन्हें बुलाएगा पाकिस्तान में? नहीं। ना पाकिस्तान से हिंदुस्तान का मायदा है, ना बांग्लादेश से है, ना अफ़गानिस्तान से है। ये बात अलग है कि घुसपैठा बताएंगे, भेजेंगे कहाँ पे? कहीं पर भी नहीं भेजेंगे, यहीं पे ही रहेंगे हम। ये बात अपनी जगह है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि कोई भी शादी करके हिंदुस्तान में आके अपनी शहरियत ले सकता है, लेकिन ये बात भी इस मर्तबा बिल में से हटा दी गई है। बहरहाल एक तो सीए एनआरसी का है, तो सीए एनआरसी फिल वक्त एक किस्म से पोलराइजेशन की बात करने के लिए यहाँ पे फिर से नाफिज किया जाने की बात हो रही है, ताकि यहाँ पे
फिर से एक किस्म से माहौल को गरमाया जाए, इसलिए कि राम मंदिर का जो यूफोरिया था वो नहीं उठा। राम मंदिर के ना होने की वजह से या राम मंदिर में जिस तरीके से वावेला मचाने की कोशिश की गई थी, हो सकता है कि वो यूपी बिहार यूपी में ख़ास तौर पे होगा, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ उनमें अवामी तायद ना मिलने की वजह से ऐसा लग रहा है कि अब CANRC का एक शोशा छोड़ा गया है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे 21 कंपनीज़ हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स कब खरीदे हैं। वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स उस वक्त के बाद ख़रीदे हैं जबकि उनके ऊपर IT, ED, CPI और GST के ओहदेदार वहाँ पे उनके ऊपर रेड करने के बाद से ऐसे 21 कंपनीज़ हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, जिनमें 3 कंपनीज़ बड़े हैं जो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल एक है पहली कंपनी, दूसरी कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग जो कि तेलंगाना की कंपनी है, और तीसरी है यशोदा हॉस्पिटल जो भी वो भी तेलंगाना का ही एक हॉस्पिटल है, जो ये काफ़ी हद तक या बड़े मकदार में इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला ऐसा है, पूना अग्रवाल नाम की एक वायर की सहाफ़ी हैं जिन्होंने जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक हिस्से के तौर पे उन्होंने ख़रीदे थे और उन्होंने कहा है कि 2018 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए थे उसमें यूनिक नंबर और मैचिंग कोड दिया जाता है, जबकि SBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये निकालना मुश्किल है। जब ऊपर से डंडा पड़ा तो SBI ने भी पूरे हाल हकीकत या एदाद व शुमार कंपनी के नाम, किस कंपनी को, किस पार्टी को कितने पैसे मिले, सब खोल के चिट्ठा रख दिए हैं। सामने रखने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता दिन जब इलेक्शन के करीब आ रहे हैं, जबकि ये है कि कल इलेक्शन कोड नाफिज होने वाला है, तो इलेक्शन कोड को ही सामने रखकर आहिस्ता आहिस्ता ये कहा जा रहा है कि जब इलेक्शन कोड आने से पहले के कविता को, जो KCR की बेटी हैं, उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है और इलेक्शन कोड आने से पहले ये चीज़ मुमकिन है, इलेक्शन कोड आने के बाद इन सब चीज़ों पे पाबंदी लग जाएगी। और जब इलेक्शन कोड नाफिज हो जाएगा तो उसके बाद हाल हकीकत ये सामने आएगी कि कौन इंडिया इत्तेहाद के साथ जाता है और कौन NDA इत्तेहाद में मिलता है, या किसके ऊपर कितना दबाव था और दबाव हटने के बाद वो किस महाज का हिस्सा बनता है, ये भी सामने आ जाएगा। अब रहा सवाल कि इलेक्शन यकीनन 7 फेज़ों में होने वाले हैं और ये है कि यूपी हर फेज़ में यूपी का हिस्सा रहेगा, ये बात भी आ रही है। और अब जब इलेक्शन कोड नाफिज हो जाएगा तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें भी रमज़ान का फ़ायदा उठाते हुए, इफ्तार पार्टियों का फ़ायदा उठाते हुए ये बात शुरू कर देनी चाहिए कि हमें इलेक्शन में इस बार अपना वोट इस्तेमाल करना है, और अगर हम इस बार चूके तो फिर हमारा मुस्तकबिल पूरा बदल जाएगा। इसलिए कि 2026 के बाद से जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होने वाले हैं तो उसमें अगर हमारी मवाफ़िक़ हुकूमत आती है तो फिर हमारा लिहाज किया जाएगा, हमारे हुकूक़ की पामाली नहीं होगी, हुकूक़ बच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें अपने वोट का इस्तेमाल करना है, और अगर 10% हिस्सेदारी हमारी बढ़ाते हैं, एक दिन अगर हम ये तसव्वुर करते हैं कि रमज़ान के रोज़े की तरह इलेक्शन के दिन भी हम रोज़ा हैं और पहले जाकर वोट डालेंगे, 10% राय दही हमारी बढ़ाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदल सकती हैं। और ये पूरे मुल्क में इस चीज़ का अमल होना चाहिए, इसलिए कि देश बदल रहा है, हिंदुस्तान की सियासत करवट ले रही है, और ये करवट अगर सीधी तरफ करवट पलटती है तो मैं समझता हूँ कि यकीनन हमारा मुल्क बदलेगा, हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत बदलेगी और अच्छे दिन आ सकते हैं। बहरहाल ये बहुत सारे अहम चीज़ें हैं जिसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। CANRC को लेके काफ़ी लोग परेशान थे, मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिससे कि आपकी परेशानी कम हो जाएगी। बहरहाल इन सब चीज़ों को एक इहाता करने की एक कोशिश किया हूँ।
इस प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।